आज हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 124 से 148 147 के बीच में, आई थिंक 148 के बीच में आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के हैं, और पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये तीसरा चैप्टर है जो कि आपका जुडिशरी का है। इससे पहले हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जुडिशरी का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो तीनों ऑर्गन्स आपके पास है उनका चेक एंड बैलेंस। किसी वैसे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेकिन पार्लियामेंट भी अनलिमिटेड ना हो जाए, पार्लियामेंट भी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करे, उसके लिए जुडिशरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ना केवल सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का रोल, गवर्नमेंट अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, कोई ऐसे कानून बनाती है जो संविधान का अतिक्रमण करे, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम जो जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और जुडिशरी अपना रोल अच्छे ढंग से करे, ये बहुत जरूरी है। तो इसी बात के लिए हमने संविधान में सुप्रीम कोर्ट नामक एक ऑर्गन की का प्रावधान किया है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत जो उसका बैकग्राउंड देखें तो 1935 में फेडरल कोर्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें पहली बार फेडरल कोर्ट का प्रावधान किया गया था। वही फेडरल कोर्ट आगे जाकर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनता है। तो इससे पहले कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रावधान को समझे, हम थोड़ा जुडिशरी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जुडिशरी जो कॉलोनियल पीरियड में थी कैसी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, और हमने जो संविधान में प्रावधान किया वो क्या है। अगर आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो भारत में जुडिशरी की शुरुआत होती है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और कौन बॉलिस ने, तो आपको मालूम है कि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से कोर्ट्स की शुरुआत की। और दोनों तरह के कोर्ट की शुरुआत हुई, फौजदारी और दूसरा आपका दीवानी कोर्ट्स की शुरुआत होती है भारत में। और सबसे पहले जुडिशरी की शुरुआत हुई थी बंगाल में, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो बंगाल था, आपको मालूम है कि 1773 के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल आया और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बंगाल की ब्रिटिश हुकूमत की थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये प्रेसिडेंसीज बढ़नी शुरू हुई अंग्रेजों के समय में, उनके टाइम में, तो 1861 में एक एक्ट लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, अगर आपको मालूम होगा तो। 1861 के एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले 3 कोर्ट्स की शुरुआत हुई, 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में। और भारत में जो सबसे पहला हाई कोर्ट स्टेब्लिश हुआ वो था कैलकाटा। अगर आपको मालूम होगा तो कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पहला कोर्ट हाई कोर्ट है भारत का। बॉम्बे और मेड्रास, तो तीनों कोर्ट्स की शुरुआत होती है 1862 में। तो इस तरह से भारत में जुडिशरी की शुरुआत हुई कि जो प्रोविंसेस है, जो आपके प्रांत अंग्रेजों के जमाने में थे, तो वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए जिन कोर्ट्स की शुरुआत हुई वो थी हाई कोर्ट, सबसे पहले बंगाल, उसके बाद बॉम्बे, और उसके बाद आपका मद्रास में 3 कोर्ट की शुरुआत हुई। और 1866 में चौथा कोर्ट भारत में स्टेब्लिश हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में है। तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इस तरह से जुडिशरी की शुरुआत होती है। बाकी कुछ बाद में कोर्ट्स भी बने, 5वां कोर्ट आपको बना पटना हाई कोर्ट। तो यानी कि धीरे धीरे करके भारत में अलग अलग प्रोविंसेस में जुडिशरी की शुरुआत होती है। अब जो हाई कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट या जो फैसला आएगा, उसके अगेंस्ट अपील कहाँ की जाए, हाईएस्ट बॉडी अपीलेट की क्या हो। आपको पता है कि वैसे तो गवर्नर जनरल के पास वो शक्तियां थी कि वो हाई कोर्ट के फैसले, कुछ फैसलों को, हाई कोर्ट के कुछ फैसलों को वो अगर बदलना चाहे तो उसको बदल सकता था। लेकिन गवर्नर जनरल के ऊपर की जो शक्तियां अपीलेट की है, वो एस्टेब्लिश की गई 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रिवी काउंसिल में। तो प्रिवी काउंसिल का एक प्रावधान भारत में हुआ कि जो भी जुडिशरी के फैसले हैं उसमें अपील की जा सकती है प्रिवी काउंसिल में, और प्रिवी काउंसिल उन दिनों इंग्लैंड में होती थी। तो कुल मिला के जो कॉलोनियल पीरियड में जुडिशरी थी, उसमें जैसे मैंने कहा कि हाई कोर्ट का प्रावधान था, हाई कोर्ट के ऊपर अपील करने की जो बॉडी थी वो थी आपकी प्रिवी काउंसिल, और उसका प्रावधान किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे संविधान का भी जो फंडामेंटल, जो बेसिक है,
वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अधिकांश जो प्रावधान हमारे संविधान में उस एक्ट से हमने लिए हैं, तो उसी एक्ट में हमने प्रावधान किया था दो तरह के कोर्ट्स का, एक फेडरल कोर्ट और उससे पहले हाई कोर्ट्स तो थे ही थे। तो दो तरह के जो इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी की शुरुआत है भारत में, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्ट से हुई। और तब तक भी जो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी थी, वो अपीलेट बॉडी आपकी प्रिवी काउंसिल जो लंदन में होती थी, वो बनी रही। तो कुल मिलाकर जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है, वो काफी हद तक, क्योंकि हमने एक इंटीग्रेटेड सिंगल कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, और ये प्रावधान हमने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो वन लाइन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें सिंगल लाइन कोर्ट्स की वकालत है। और ये प्रावधान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया। और जुडिशरी के बाकी जो और प्रोविजंस है, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी हद तक चीजें हमने उसको बोरो किया है। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में सिंगल कोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ आपके ड्यूल ड्यूल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ड्यूल तरह की जुडिशरी है अमेरिका में। लेकिन हमने भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत की, और उसका बेस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो भारत की जो जुडिशरी है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत के कोर्ट्स का, और इसका प्रावधान हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया। ये पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हमने किया था 28 जनवरी 1950 को, ये दो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को मिलाकर हमने एस्टेब्लिश किया। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट था, तो फेडरल कोर्ट प्लस प्रीवी काउंसिल, इन दोनों कोर्ट्स को मर्ज करके बना है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जो फेडरल सब्जेक्ट्स है उसको एड्रेस करने की शक्ति भी है, और वो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी भी है, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत में सबसे हाईएस्ट अपीलेट बॉडी आपकी होती थी प्रिवी काउंसिल। क्योंकि भारत एक सोवेरियन कंट्री बना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए जरूरी था कि जो सर्वोच्च अपीलेट बॉडी है वो भी भारत के भीतर ही हो। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी शक्ति इससे प्रीवियस में जो हमारे पास कोर्ट्स थे उससे कई कई गुना ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि वो फेडरल कोर्ट प्लस आपका प्रिवी काउंसिल की शक्तियों को समाहित किए हुए हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे सभी के, यस और नो? चलिए ठीक है। अब पॉइंट ये है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत भारत में कब हुई, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की का प्रावधान हमने भारत में किया। और आर्टिकल 124 से 147 के बीच के आर्टिकल्स है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रावधानों को डील करने वाले आर्टिकल है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर्स, तमाम तरह की सारी जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इन आर्टिकल्स में दी गई है। आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच के तमाम ये आर्टिकल है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन कंपोजिशन आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं, तो और इसके अलावा जजेस का एक मुखिया होता है जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस। तो जजेस की स्ट्रेंथ को लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेंथ कितनी होगी, इट इज अप टू द प्रेसिडेंट टू डिसाइड कि कितनी स्ट्रेंथ होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट बना तो उस समय टोटल जजेस आपके 8 थे, इंक्लूडिंग सीजीआई। एंड प्रेजेंट टाइम में ये पार्लियामेंट की शक्ति है कि पार्लियामेंट उसको समय समय पे उसको इंक्रीज कर सकती है। नाउ जो स्ट्रेंथ अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है वो आपकी 33 है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये शक्ति पार्लियामेंट की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जजेस की स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट में उसको बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति पार्लियामेंट के पास है। और इसका बेस वर्कलोड होता है कि जब ज्यादा काम है। और वैसे भी अगर आपको मालूम है कि हमारे देश के अगर हम सारे कोर्ट्स को लेके देखें, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, तो तकरीबन भारत में 15 लाख से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग है। अगर आज कोई पिटीशन अगर कोर्ट में फाइल करता है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 10 साल के बाद उसका नंबर किसी केस का आने की संभावना है। जैसे अभी एक केस बहुत न्यूज में रहा कि 1965 की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब उस पर जाके सुनवाई हुई है। तो 65 कब था? और जो केस था बेसिकली जमीन को लेकर, और जिनका वो केस था आज के टाइम में उनके बच्चे भी आगे जाके एक्सपायर हो गए। तो मतलब ये हाल है कि बहुत केस पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने का जैसे मैंने कहा कि एक ही ग्राउंड होगा कि जो स्ट्रेंथ है आप जजेस की,
वो वर्कलोड अगर ज्यादा है तो पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, कि जो जजेस है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो, जजेस का अपॉइंटमेंट है, सीधी सिंपल लाइन, सिंपल शब्दों में जो आपको मालूम होना चाहिए कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन। आई एम यूजिंग द वर्ड कंसल्टेशन, तो इसको तुम आगे जाके गो थ्रू करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द कंसल्टेशन ऑफ सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसमें वो और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से कंसल्ट कर सकता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आंसर कर सकते हैं। और अब ये जो कंसल्टेशन है ये आपकी ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन है, मतलब प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट एट ऑल कॉस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट विद द सीजीआई, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई ही कैन नॉट अपॉइंट एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यही यहाँ सिंगल लाइनर पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इस अपॉइंटमेंट में सीजीआई का जो कंसल्टेशन है ये ऑब्लिगेटरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जिसको कि राष्ट्रपति को फॉलो करना पड़ता है ना। नाउ अब है कंट्रोवर्सी वाला पार्ट कुछ, जो कि कंसल्टेशन को लेकर है, क्योंकि कंसल्टेशन एक वैग्यू टर्म है जिसको कहीं संविधान में एक्सप्लेन्ड नहीं है। ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंसल्टेशन शब्द को लेकर, इस शब्द से जो उत्पन्न हुई हुई जो एक तरह की कंट्रोवर्सी है, वो बहुत बार मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इस बात को लेकर कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्लियर प्रॉपर मेंशन्ड वर्ड संविधान में नहीं है। तो इसको जो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे उनका अलग अलग तरह का इंटरप्रिटेशन रहा है। अब ये जो पहला जज केस है 1982 का, तो क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए 4 अभी तक इस कंसल्टेशन को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के एक्सप्लेनेशन आ चुके हैं। फर्स्ट जज केस आपका, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। पहला जज केस आपका 1982 का, दूसरा आपका 1993 का, तीसरा आपका 1998 का, चौथा आपका 2015 का। तो कुल मिलाकर इस कंसल्टेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है अभी तक उसके 4 वर्डिक्ट आए हैं। पहला 1982 में है, दूसरा 1993 में, तीसरा 1998 में, चौथा 2015 में है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस इसको आप कह सकते हैं। अब पहला जो जज केस था 1982 का, हर जो नेक्स्ट आपका वर्डिक्ट है इस कंसल्टेशन को लेकर उसमें थोड़ी बहुत आपको चीजें अलग मिलेगी। फर्स्ट जो जज केस है 1982 का, उसमें कंसल्टेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज, नॉट कंकरेंस। तो ये क्लियर होना चाहिए, इसको मैं और एक्सप्लेन हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन है, मतलब ये देखो झगड़ा किस बात को, झगड़ा इस बात को लेकर है क्योंकि राष्ट्रपति कौन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। सुप्रीम को मतलब इसके अलावा सीजीआई कौन, दैट इज कोर्ट। तो कोर्ट और एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो रिलेशनशिप है अपॉइंटमेंट करते समय वो कैसा होगा, क्या जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट होगा वो कोर्ट की बात को माने, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास ही राइट है कि अपनी चॉइस के किसी व्यक्ति को जज अपॉइंट कर सकते हैं। और दूसरा, और एक और झगड़े की जड़ यहाँ ये कि अगर एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट किसी को करती है जज को, तो जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कहाँ बोल्ड होगी। तो ये सारे तमाम जो झगड़े रहे हैं। तो पहला जो केस आपका 1982 का था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन है इसका मतलब एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, आप समझ गए होंगे, यानी कि राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की रिकमेंडेशन जो नाम रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं सुनते हैं तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है अपनी चॉइस के किसी भी व्यक्ति को जज अपॉइंट कर सकती है। वो यहाँ जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है यहाँ कहाँ बोल्ड होती है, इस बात को लेकर झगड़ा। फिर सेकंड जज केस आपका 1993 का इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने जो पहले कहा था कि ये मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, नाउ इट इज कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब हुआ इट इज ऑब्लिगेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई। और यहाँ जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और
पॉइंट बता दिया कि एक कलीजियम सिस्टम की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अभी तक कलीजियम सिस्टम नहीं था अपॉइंटमेंट में, लेकिन 1993 के का जो वर्डिक्ट हुआ, इसमें कलीजियम सिस्टम आया कि जो राष्ट्रपति को सीजीआई की एडवाइस मिलेगी वो बाइंडिंग नेचर की होगी, राष्ट्रपति को उसी के हिसाब से काम करना है, और सीजीआई की जो ओपिनियन होगा इट मस्ट बी इंडोर्स्ड बाय 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ मतलब ये कहा गया कि जो सीजीआई का जो ओपिनियन है वो अलोन ओपिनियन नहीं हो सकता। यहाँ उसके पास एक कलीजियम होगा जिसमें कि 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनका जो ओपिनियन होगा वही सीजीआई का ओपिनियन माना जाएगा। आप समझ गए होंगे। और वो जो ओपिनियन होगा वो जो ये राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी है, राष्ट्रपति उसी के आधार पर काम करेंगे, यानी कि अलोन डिसीजन उनका नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद थर्ड आपका जजेस केस है 1998 का। बस इन्होंने जो आपका सेकंड जज केस था 1993 का, बस इसी को थोड़ा और एक्सपैंड किया और अपने पहले वाले फैसले पर बिल्कुल स्टेटस को रहे। इन्होंने कहा कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसमें सीजीआई के द्वारा जो आपको एडवाइस दी जाएगी वो बाइंडिंग नेचर की होगी, बट सीजीआई की जो कंसल्टेशन है वो आपकी प्लूरैलिटी जो आपके जजेस की रिकमेंडेशन के बेस होगी, यानी कि पहले 2 जजेस होते थे कलीजियम में, अब 4 जजेस होंगे। ठीक है। 1993 का जो आपका केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीजीआई की एडवाइस होगी इट मस्ट बी इंडोर्स्ड बाय द 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट 1998 के केस में अब इन्होंने क्या कहा कि जो सीजीआई की एडवाइस है वो 4 सीनियर मोस्ट जो जज के द्वारा इंडोर्स की गई हो, उसमें भी सीजीआई केवल उसी एडवाइस को आगे भेजेंगे जिसमें कि आपके पास मेजोरिटी होगी। कीप इट ऑलवेज माइंड। तो आप समझ गए होंगे। तो ये आपका 1998 का जो आपका थर्ड केस था, तो उसी के बेस पे जो है अपॉइंटमेंट होता रहा। तो कुल मिलाकर अब एक और कंट्रोवर्सी हुई 2014 में। और कंट्रोवर्सी क्यों होती है? क्योंकि 99th अमेंडमेंट हुआ 2014 में, जिसमें कि क्योंकि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का जो कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है हमारे देश में, तो पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती, कानून बना लेके आती, का नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था 2014 का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एनजेएसी। एनजेएसी एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही थी पार्लियामेंट ने। तो उसमें पार्लियामेंट ने ये कहा था कि हम एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उस कमीशन का काम होगा जजेस के नाम को सर्च करना, रेकमेंड करना, अपॉइंटमेंट करना और ट्रांसफर करना। ठीक है, यानी कि नाम कौन कौन जज होंगे उनका नाम, और इसके अलावा ट्रांसफर को लेकर और तमाम तरह की जो आपकी रिकमेंडेशन है इस कमीशन के द्वारा दी जाएगी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने नल और वाइड घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 99th अमेंडमेंट जो 2014 का था, जिसके द्वारा हमने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया 2014 में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 2015 में। तो ये आपके पास है फोर्थ जजिस केस 2015 का, कि ये जो नया सिस्टम है इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट होती है। आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर सरकार और जो आप जुडिशरी के बीच की जो कंट्रोवर्सी जो अपॉइंटमेंट को लेकर अभी तक भी सॉर्टेड आउट नहीं हुई है। आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अभी प्रोसेस क्या है, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाता हूँ कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है, सीट खाली है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लॉ मिनिस्ट्री है, आपको मालूम होगा, लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है, और लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा फाइल की शुरुआत होती है कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की आवश्यकता है। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नाम एक मतलब एक पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है और कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप नाम बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसी है उसमें हम अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। अब वो जो फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, सुप्रीम कोर्ट जो है एक सीट के लिए 3 नामों को बताता है कि माना अगर एक एक वैकेंसी फिल करनी है तो उसमें 3 नामों को एंडोर्स करेगा, क्योंकि आपको पता है कि तो हमारे देश में ही आप चाहे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक सीट के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है। तो इंटरव्यू का ही प्रोसीजर होता है। कभी इंटरव्यू ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई आपको अकेला बुलाया जाए, एक सीट के लिए मिनिमम 3 लोगों का होना जरूरी है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। इंटरव्यू के लिए भी ऐसा ही होता है ना, जब आप मेंस के बाद इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो वहाँ एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट होते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं तो वहां भी 3 प्रोजेक्ट कम से कम होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली कंपटीशन है। अगर आप मतलब बिजनेस में भी हैं, कहीं प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो भी तीन तीन कोटेशंस होती है, 3 में से किसी को सिलेक्ट किया जाता है।
तो वैसे ही जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि 3 नाम आगे बताएगा राष्ट्रपति को यानी कि सरकार को, और उसमें उनका अपना नोट होता है कि ये 3 कैंडिडेट है, इनका हमने पूरा का पूरा जो प्रोफाइल था उसको गो थ्रू किया और इनके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन है और ये तीनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। अब उसके बाद वो फाइल आती है पीएमओ के पास यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे पार्ट ये है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री होगा सीधा सीधा। अब जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और प्रधानमंत्री या उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो 3 नामों में से किसी एक नाम को रेकमेंड करती है और उसके बाद राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। तो ये प्रोसीजरल पार्ट है। वैकेंसी क्रिएट कहाँ से होगी? जो आपकी लॉ मिनिस्ट्री होगी। लॉ मिनिस्ट्री के बाद वो फाइल आपकी पहुंचती है पीएमओ, पीएमओ के बाद वो फाइल को आगे भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि आप नाम बताइए। सुप्रीम कोर्ट का काम है 3 नाम बताना। ठीक है, 3 नाम के बाद वो फाइल पहुंचती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसमें से किसी के नाम पर मोहर लगाती है, उसके बाद राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा जज को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। खारिज हो गया। मतलब जैसे से ये खारिज हो गया ना एनजीए सो फिर 2010 में जो 4 जजेस केस था ना उसमें जो ऑब्लिगेटरी हो गई थी ना एडवाइस। हाँ वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि 2000 जो 14 का एक्ट था वो कैंसिल हो गया। इससे पहले के जो प्रोसीजर चल रहे थे वो अभी कंटिन्यू रहेंगे। जैसे प्रेसिडेंट, हाँ हाँ हाँ, उससे पहले वाला जो प्रोसीजरल पार्ट है अपॉइंटमेंट में वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई नए एक्ट को लेकर नहीं आती। ठीक है, तो बस यही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अब आगे हम बात करेंगे सीजीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर। देखो हमारे देश में आपको मालूम है 2 तरह का प्रावधान है। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर देखेंगे तो कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप किसी पोजीशन पे काम करते हैं, किसी बैंक में, किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आप टॉप पोजीशन पे जाने के लिए आपका काम करना, आपका अच्छा काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करती है कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में तो ये होता है कि अगर आप बेस्ट काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो सीनियर है आप उसके भी बॉस बन जाओ क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम कंपनी के लिए किया है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये प्रावधान है कि जो आपकी सीनियोरिटी है उसके बेस पे ही आपकी प्रमोशन होगी। यही है ना। चाहे यही सबसे बड़ा मतलब इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं हमारे देश में कि लोग कहते हैं कि भाई हम काम करते हैं क्योंकि टॉप बॉस एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है उसको खुद कुछ भी नहीं आता। ये आप देखेंगे बहुत एम्प्लॉय ये कहते हैं कि सर हमारे तो बॉस ऐसे हैं, उनको तो खुद भी कुछ नहीं आता तो क्या ही काम करना है। ठीक है, तो यहाँ भी जो जुडिशरी में भी जो सीजीआई को लेकर ये बहुत बार कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमेशा मेरिट को अपहोल्ड करने की कोशिश की है। अगर 3 नामों में से कोई जूनियर भी है और गवर्नमेंट को लगता है कि वो आदमी ज्यादा कैपेबल है तो उसको गवर्नमेंट ने कई बार जो है सीजीआई अपॉइंट किया है। तो हालांकि 1950 से लेकर 1973 तक सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस रहा कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको ही सीजीआई अपॉइंट किया जाए। बहुत बार ये प्रैक्टिस रही है। तो जैसे मैंने कहा कि 1950 से लेकर 1973 तक इसको हमने प्रैक्टिस के रूप में अडॉप्ट किया कि जो सीजीआई होगा वो सीनियर मोस्ट जज ही होगा। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि मतलब आईएएस ऑफिसर्स के बीच में भी होता है कि भाई 4 नाम चल रहे सीएस को लेकर, तो सीएस जो है कौन बनेगा। तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि जो सीनियर आदमी उसको अंडरमाइन करके किसी जूनियर को सीएस बना देती है। तो बस यहाँ भी यही हुआ। 1950 से 1973 तक हमेशा जो सीनियर मोस्ट जो जज था सुप्रीम कोर्ट का उसको ही सीजीआई बनाया जाता रहा। लेकिन 1973 में आपको पता इंदिरा गांधी की उस समय गवर्नमेंट चल रही थी भारत में। इंदिरा गांधी ने ईएन रॉय जो कि आपकी जूनियर जो थे आपके जज थे उनको सीजीआई का अपॉइंटमेंट किया। उनसे सीनियर आपके 3 जज थे। तो 3 जजों को अंडरमाइन कर कर सुपरसीड कर कर ईएन रे को सीजीआई बनाया गया। तो यहाँ से शुरुआत होती कंट्रोवर्सी की। अच्छा, यहाँ एक और प्रॉब्लम होती है कि जो आपका सीनियर होगा वो कभी भी आपके सबॉर्डिनेसी में काम करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका हमेशा मानना है कि भाई मुझे तो ज्यादा पता है। ठीक है। तो यहाँ पहली बार ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई 1973 में, जब एन रे जो कि जूनियर थे उनसे सीनियर आपके 3 थे जज सुप्रीम कोर्ट में, उनको सुपरसीड करके एन रॉय को सीजीआई बनाया गया। और दूसरा एक और मामला हुआ 1977 में, एम यू बेग को भी सीजीआई बनाया गया जबकि उनसे सीनियर जो है सुप्रीम कोर्ट में जज थे। तो कंट्रोवर्सी हुई।
कंट्रोवर्सी बहुत बार हुई। और इसमें भी, इस कंट्रोवर्सी में भी जो सेकंड जज केस आपका 1993 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट है उसमें एक ही फैक्टर देखा जाए, दैट इज सीनियोरिटी। तो क्लियर हो गया आपको ये भी। पर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान नहीं है, बहुत बार गवर्नमेंट इस तरह के प्रावधान को अंडरमाइन करती आई है। ठीक है, बहुत बार गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। लेकिन जो आपका सेकंड जज केस 1993 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक क्लियरली बताता है कि सीनियरिटी के बेस पे ही सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। देखो ये कंट्रोवर्सी बहुत बार, मैंने कहा ना कि बहुत बार हर जगह होती है ये, जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी होती है, सीएस की पोस्ट होती है, उसके लिए बहुत बार गवर्नमेंट ये करती है कि किसी जो आदमी जूनियर ऑफिसर है उसको सीएस बना देती है ना। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो क्लियर इंटरप्रिटेशन है वो आपका 1993 केस में है कि जो सीनियरिटी है उसका एकमात्र काउंट होना चाहिए। तो आई थिंक अपॉइंटमेंट का क्लियर सबका हो जाना चाहिए। आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, ओथ और सैलरीज की। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन, देखो क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो ये आपको मालूम है कि जो आपकी सिटीजन है वही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को हेल्ड कर सकते हैं, वही भारत में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एप्लीकेंट हो सकते हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी उन्हीं को मिल सकते हैं। तो भारत का नागरिक होना सबसे पहले जरूरी। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास तीन तरह की क्वालिफिकेशन में से कोई आपको एक अडेयर करनी है, सब में और होगा। जैसे मैंने कहा कि तीन तीन तरह की क्वालिफिकेशन आपके पास है, इन तीनों में से कोई अगर आप एक क्वालिफिकेशन को अडेयर करते हैं तो आपको जज बनाया जा सकता है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने जुडिशरी में, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में काम किया। वन हाई कोर्ट या मोर देन, या टू या मोर देन टू हाई कोर्ट्स। मतलब यहाँ देखा जाएगा कि 5 साल का पीरियड उसने अगर जज के रूप में हाई कोर्ट में स्पेंड किया है तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन उसकी पूरी है। या जिसे मैंने कहा कि और है, या कि पहली पहली कंडीशन अगर पूरी नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन भी है आपके पास, वो भी पूरी हो सकती है। और वो किसी हाई कोर्ट में उसने 10 साल तक एज एन एडवोकेट काम किया हो, एज एन एडवोकेट उसमें कम से कम 10 साल तक काम किया हो, तो दूसरी कंडीशन हो सकती है। अगर ये भी पूरी नहीं हो रही है तो वो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इन तीन क्वालिफिकेशन में से को अगर कोई व्यक्ति एक क्वालिफिकेशन को डिक्लेयर करेगा तो उस बेस पे उसको जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो देखो इन क्वालिफिकेशन को पढ़ने के बाद ये क्लियर है कि जुडिशरी के लिए हमें हाईली एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ एज का कोई बार नहीं है, सिर्फ यहाँ मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कोई व्यक्ति 65 ईयर्स तक ही बना रह सकता है आफ्टर द अपॉइंटमेंट। टेन्योर सिस्टम नहीं है यहाँ, टेन्योर कुछ भी नहीं है। बट वन पर्सन कैन बी इन सुप्रीम कोर्ट जज टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स ओल्ड। बस यही यहाँ प्रावधान है। अपॉइंटमेंट में मिनिमम एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नाउ ओथ और अफर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं दे आर, जैसे मैंने कहा कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ओथ और अफर्मेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही उनको दिलवाई जाती है। तो और उनकी जो ओथ का ड्राफ्ट आपको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के शोर नंबर 3 में दिया गया है। ओथ आपको पता है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तमाम तरह की सारी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस। तो ये एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ कम टू द सैलरीज एंड अलाउंसेस। अब जो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव और पेंशन को लेकर जो प्रोविजंस है, या जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो प्रोविजन है, उसमें शक्ति पार्लियामेंट के पास है। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेंथ को लेकर शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है। अगर पार्लियामेंट में जजेस का नंबर इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट उसको कर सकती है। और सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव और पेंशन को लेकर जो प्रोविजंस है उसकी शक्ति भी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ही उसको डिटरमाइन करती है। बट पार्लियामेंट कैन नॉट वेराई टू देयर एडवांटेजेस आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। इसका ये मतलब है कि जजेस की सैलरी उनके अपॉइंटमेंट के बाद, या उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो अलाउंसेस है, दे कैन नॉट बी डिसएडवांटेजेस, यानी इनको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता। और पार्लियामेंट में जजेस की एक्ट पे डिस्कशन भी नहीं हो सकती।
ध्यान रखने वाली बात है ना। और पार्लियामेंट की सैलरीज के ऊपर डिस्कस हो सकती है, पर उसमें वोट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, यानी इसको कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। और आपको पता है कि सैलरीज इंक्रीजेस हुई हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी। तो 2018 के बाद जो सैलरी है सीजीआई की, दैट इज 2.80 लाख, एंड 2.50 लाख इज द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसके अलावा उनको तमाम तरह की जो फैसिलिटीज मिलती है, दैट इज फ्री अकोमोडेशन है, दूसरी फैसिलिटीज है, तमाम फैसिलिटीज मिलती है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट दे आर इंटाइटल्ड टू द पेंशन विच इज 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो पेंशन का प्रावधान भी है, पेंशन उनको 50% मिलती है, जो कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी से 50% होती है। तो ये है तमाम तरह के प्रावधान। यस और नो। तो नाउ अब बात करेंगे कि रिमूवल कैसे होगा। टेन्योर तो जैसे मैंने कहा कि 65 ईयर्स तक मैक्सिमम वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं और आफ्टर द अपॉइंटमेंट। और बाकी नाउ वैकेंसी के ग्राउंड वही हो सकते हैं, ही कैन रिजाइन एनी टाइम टू टेस्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑन द केस ऑफ डेथ में भी वैकेंसी हो सकती है, एंड दे कैन बी रिमूव्ड बाय ऑफिस which is mentioned in the कॉन्स्टिट्यूशन। और उनको रिमूव करने की जो शक्ति है वो भी आपकी राष्ट्रपति को दी गई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी एग्जैक्टली आपको वो जो है रिजाइन करना चाहे, दे कैन रिजाइन टू राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे रिमूवल का प्रोसीजर क्या है। देखो हमारे देश में जजेस को रिमूव करना लगभग ना के बराबर जैसा काम है, लगभग ना के बराबर जैसा काम है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे की वजह यह है कि ताकि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको अपहोल्ड कर सके, सरकार किसी पॉलिटिकल इल विल के बेस पे किसी जज को रिमूव ना कर सके, इसीलिए हमने जुडिशरी का जो हटाने की प्रक्रिया है इसको बहुत हमने मुश्किल करी है, जटिल की है। और जजेस को हटाने की जो प्रोसीजर है, इट इज मेंशन्ड इन द जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968। तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, विच क्लियरली मेंशन द प्रोसीजरल पार्ट कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। और ये ध्यान रखने वाली बात, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के द्वारा ना केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जो जज को हटाने की का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। यानी कि हाई कोर्ट के जो जज है उनको भी पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के बेस पे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है, और उनका रिमूवल भी जो आपको पता राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और उसमें जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है जजेस को हटाने का जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। अब जो जजेस को हटाने का ग्राउंड है वो ग्राउंड है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है दे कैन बी रिमूव्ड। अब ये जो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है इसका एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये आपका डिसाइड करती है पार्लियामेंट। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हुई है यानी कि जज गिल्टी है, ये पार्ट आपके पास किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इज देयर एनी कंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, हु डिसाइड्स, पार्लियामेंट। तो कुल मिला के बात अब ये कि जो जजेस इंक्वायरी एक्ट आपका 1968 का वो क्लियरली आपको ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने का आधार आपका इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर हो सकता है। इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर है वो डिफाइन करने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट उसको डिफाइन करती है। और जो रिमूवल मोशन है, रिमूवल मोशन कैन बी इनिशिएट इधर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जज को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू की जा सकती है, चाहे आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन दोनों हाउसेज में जब आप रिमूवल मोशन को इनिशिएट करते हैं तो वहां जो आपके पास नंबर ऑफ एमपीज हैं वो अलग अलग दोनों हाउसेज के लिए, जैसे लोकसभा के कंटेक्स्ट में 100 एमपी और आपके राज्यसभा के कंटेक्स्ट में 50 एमपी है। तो दिस removal motion must be signed by 100 members in the case of Lok Sabha
एंड 50 मेंबर इन द केस ऑफ राज्यसभा। तो पॉइंट अब ये है कि ये रिमूवल मोशन आपका पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। और ये जो रिमूवल मोशन है, इट मस्ट बी सबमिटेड टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जिस भी हाउस में आप शुरू करेंगे, चाहे आपका लोकसभा है चाहे आपका राज्यसभा है। और यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही हैज अ डिस्क्रिशन इन दिस रिगार्ड टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। वो इस मोशन को चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास शक्ति दी गई है कि उसके पास एक पावर है, एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे, है ना। यहाँ उसका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है, तो ध्यान रखने वाली। हाँ जी, हाँ यस, इसका मतलब ये भी यहाँ भी है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डिस्क्रिशन जो है यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट कर दे। अगर तो ये रिजेक्ट हो गया तब तो रिमूवल मोशन ही समाप्त हो गया। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो रिमूवल मोशन समाप्त हो गया। अगर ये एक्सेप्ट हुआ तो उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा कि उस हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उस हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब आगे इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई और उस इंक्वायरी कमेटी में 3 ही मेंबर हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संविधानिक के प्रावधान है। एंड 3 जो मेंबर होंगे वो भी क्लियरली बताया गया है। तो आपके या तो या आपके हो सकते हैं सीजीआई, या आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं जो कि पहले मेंबर होंगे। दूसरे आपके हाई कोर्ट की चीफ जो जस्टिस है वो आपके दूसरे मेंबर होंगे। तीसरे आपके डिस्टिंग्विश जूरिस्ट आपके तीसरे मेंबर हो सकते हैं। तो 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिस हाउस में इसको रिमूवल मोशन को इनिशिएट किया गया है। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी है ये क्या करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी सिर्फ 2 पॉइंट, 2 में से मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। अगर इसमें से अगर उनको लगता है कि मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी हुआ तो अपनी रिपोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करेगी। अब जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में अगर ये क्लियरली तय हो गया कि इज देयर एनी कंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, तो वो रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होगा हाउस के अंदर। और 2/3 की जो आपकी मेजोरिटी के साथ वोटिंग होगी, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ वोटिंग होगी। अगर उस हाउस ने इसको पास कर दिया तो रिमूवल मोशन पर जो है नेक्स्ट हाउस में जाएगा। अगर नेक्स्ट हाउस ने भी इसको पास कर दिया, देन दैट डे टाइम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इम्पीच्ड या रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको कि व्हाट इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट, इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज है इनको हटाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल सा प्रोसीजर है, स्ट्रिंजेंट सा प्रोसीजर है, यानी कि जज को भारत में हटाना लगभग ना के बराबर है। तभी अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश को अभी तक हटाया नहीं जा सका। और इसको इतना स्ट्रिक्ट हमने इसलिए रखा ताकि हम जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है इसको हम अपहोल्ड कर सकें। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जो जज को इम्पीच या रिमूव करने का जो प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1991 में, वी रामास्वामी जो है उनके ऊपर केस शुरू हुआ और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन्होंने मिसबिहेवियर किया है। उसके बाद जब वोटिंग की बारी आई तो ये लोकसभा में मोशन आपका डिफीट हो गया और अल्टीमेटली इनको इम्पीच नहीं किया जा सका। यस और नो? तो आई थिंक ये प्रावधान आपको समझ आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस, अडॉक और रिटायर्ड जजेस के बारे में है। देखो, एक्टिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब जो परमानेंट जो जज है ना वो उपलब्ध नहीं है। वो किसी भी कारण उपलब्ध नहीं हो सकता है कि उनकी मौत हो गई हो, पहला ग्राउंड हो सकता है उनके केस ऑफ डेथ। दूसरा हो सकता है कि एब्सेंट है क्योंकि उनकी हेल्थ खराब चल रही है। तो ये तमाम ग्राउंड हो सकते हैं। जब ये तमाम इसमें से कोई भी एक ग्राउंड होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके आने की संभावना वो है कि हु अपॉइंट्स एक्टिंग सीजीआई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीधा